वेलकम बैक बेटा। किरचॉफ्स लॉ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। कुछ एक दो क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट टॉपिक पे कराए थे लास्ट क्लास में। उसके एक दो टाइप के और क्वेश्चन हैं, वो भी आपको करा दे तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाए। ठीक, डायरेक्ट क्वेश्चन से बात कर रहा हूँ। छोटी छोटी चीज़ें आपको पता है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कैसे अप्लाई करते हैं, करंट लॉ कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। अब इस क्वेश्चन को मैं ट्राई करना है, आंसर इसका कितना निकलेगा। ठीक, चलो सपोज दैट आपको एक सर्किट ऐसे दी गई है। अब इस क्वेश्चन में आपको करंट ड्रॉ करके ऑलरेडी दिया गया है। आपको करंट की डायरेक्शन पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना। ये करंट ऐसे कैसे बनाई गई है। ठीक है, करंट ऑलरेडी आपको गिवन है 27 वोल्ट, 24 वोल्ट, 27 वोल्ट, 2 ओम, 6 ओम, 2 ओम, 6 ओम, 4 ओम। इसमें करंट्स आपको बना के दे दी गई हैं। यहाँ से करंट I1 निकल रही है और यहाँ पर पॉजिटिव पर करंट I2 जा रही है। ठीक है, और नीचे I3 करंट जा रही है। नाउ क्वेश्चन इज भाई फाइंड द करंट I1, I2, I3 नेटवर्क। फाइंड द करंट I1, I2 एंड I3। ठीक, पॉज करके एक बार ट्राई करिए। सिंपल सा क्वेश्चन है। किरचॉफ्स लॉ का इस्तेमाल करके आपको I1, I2, I3 की वैल्यूज बतानी है कि कितनी करंट इसमें पास हो रही होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव पर करंट भेजी गई ना, तो कोई दिक्कत नहीं, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। पॉजिटिव से देखो यहाँ पे I1 करंट निकल रही है। पहले करंट का सिमेट्री सॉल्व कर लेते हैं। अगर पॉजिटिव से I1 निकल रही है तो निगेटिव पर कितनी जाएगी I1। पॉजिटिव पर I2 जा रही है तो यहाँ से आपने यहाँ से I2 बाहर कर दी। ये I3 आ रही है। अब देखो यहाँ से I3 इस पॉइंट पर जंक्शन मिल रहा है और इस पॉइंट पे जंक्शन मिल रहा है। दो ही जंक्शन मिल रहा है, बाकी ये सब तो नोड्स कहलाते हैं। दीज आर द टू जंक्शन पॉइंट। देखो अप्लाई हो रहा है कि नहीं। I2 करंट आ रही बेटा, यहाँ से I3 जा रही है। अब इस पॉइंट पर जंक्शन मान लो, इसका नाम लिख लिया, ज़रूरत पड़ेगी A B C D E F। अब इसको देखा जाए तो C एक जंक्शन पॉइंट हमारा बन रहा है, और अगर C जंक्शन बन रहा है तो क्या यहाँ पे जंक्शन रूल लग पा रहा है। I2 प्लस I3 दोनों मिल जा रही ना इस जंक्शन पर। ये दो करंट आ रही है तो ये दोनों करंट मिलके क्या हो रही है, I1 हो रही है। यानी इस जंक्शन पॉइंट पे देखेंगे एट C क्या दिख रहा है हमको, I2 प्लस I3। ये दोनों एंटरिंग करंट है, तो ये दोनों बराबर होंगे किसके, इस जंक्शन से निकलने वाली कौन सी करंट निकल रही है, I1 निकल रही है ना। यानी कि I2 प्लस I3 इज इक्वल्स टू व्हाट, I1। क्या ऐसा है, यहाँ देखो, यहाँ से I1 करंट आ रही थी इस जंक्शन D पर, एट D पर देखिए कौन सी करंट आ रही है, यहाँ से आ रही है I1। ठीक है, I1 करंट आ रही है और यहाँ जा कौन सी रही है, I2 और I3। यानी I1 इज इक्वल्स टू क्या है, I2 प्लस I3। मतलब सही है, यहाँ भी जंक्शन रूल फॉलो हो रहा है, यहाँ भी जंक्शन रूल फॉलो हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर I2 I3 मिलके I1 हो गई, यहाँ पर ये I1 ब्रेक होके I2 और I3 में टूट रही थी। ठीक है, यानी जंक्शन रूल ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यानी कि हम यहाँ से इक्वेशन इसको लिख लें, हमको मिला I1 इज इक्वल्स टू वॉट, I2 प्लस I3। एक जंक्शन रूल बन गया है तो इसको यहीं लिख लो, बाद में हो सकता है ज़रूरत पड़ जाए, नहीं पता कुछ भी भाई आगे क्या होगा। फिर क्या सीखा था हमने भाई, हमने सिंपल सा सीख रखा है इसमें कि सबसे पहले एक लूप लेना पड़ेगा। इसमें कितने क्लोज लूप लोगे, एक दो बने हुए हैं, दो क्लोज लूप ले लो, टेकिंग क्लोज्ड लूप। और जिसने इस सवाल को अगर आप लगा रहे हैं तो आपको इसका पहला का वीडियो आपको देखना पड़ेगा, किरचॉफ्स लॉ वीडियो 1 आपको देखना पड़ेगा, तभी आप रूल लगा पाएंगे बेटा। क्लोज लूप, कोई भी क्लोज लूप ले सकते हो बेटा। इसमें एक ये क्लोज लूप बन रहा है, एक ये क्लोज लूप बन रहा है, तो नीचे से ले लेते हैं A B C D A B C D A। ये क्लोज लूप ले लिया हमने। करंट की डायरेक्शन से बनी हुई है, पाथ चूज करना पड़ेगा। क्या ले लें, एंटी क्लॉक ले लो, इसमें क्लॉक ले लिया जाएगा, जो मर्जी आपकी आप ले लीजिए। एंटी क्लॉक वाइज अगर चलोगे तो यहाँ देखो, यहाँ पर ये कैसा होगा, देखो आपका रास्ता कुछ ऐसा, देखो एंटी क्लॉक को ऐसे बनाया करो तो ज़्यादा आसान हो जाएगा सर्किट में। ये इस तरीके से, ये है एंटी क्लॉकवाइज। अब इस सेल पे देखो, सेल पे क्या हो रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है ना रास्ते पे, इसमें लोअर से हायर। आपसे मैंने कहा था लोअर से हायर पोटेंशियल पे जाएंगे तो आपको ईएमएफ क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव। लोअर से हायर जाने पे ईएमएफ पॉजिटिव, यानी 27। फिर उसके बाद इस रजिस्टर पर वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, पोटेंशियल ड्रॉप, इसका करंट मल्टीप्लाइड बाई इसका रेजिस्टेंस,
करंट इससे कितनी पास हो रही है I2, रेजिस्टेंस कितना है 6, लेकिन डायरेक्शन कैसी लेंगे EMF की या पोटेंशियल डिफरेंस की। करंट कैसी आ रही है इस तरफ, सॉरी करंट कैसे जा रही है इस तरफ ना, देखो I2 ऐसे जा रही है, इस तरह से लूप में चल रही होगी, I2 ऐसे जा रही है, हम ऐसे आ रहे हैं, यानी कि चूजन पाथ के अपोजिट डायरेक्शन में करंट जा रही है। चूजन पाथ हमारा ऐसे है, करंट ऐसे जा रही है अपोजिट, अपोजिट पे आप पॉजिटिव लेते थे, यानी +6I2 ये हो गया। यहाँ पे देखो इससे कौन सी करंट पास हो रही है I3 ना, इस 4 ओम से कौन सी करंट पास हो रही है I3। अब चूज पाथन पाथ चूजन देखो ऐसी तो है ये, यानी कि आप ऐसे चल रहे हो अपने रास्ते पर भी, करंट भी उसी डायरेक्शन चल रही है, करंट और चूजन पाथ की डायरेक्शन बिल्कुल सेम है, यानी ये क्या हो जाएगा -4I3। क्या कोई और कुछ कहीं और ड्रॉप वगैरह हो रहा है, 1 2 3 ही सर्किट एलिमेंट थे, 3 इक्वेशन मिल गए = 0। इसको तो अरेंज कर लो, इसको लिख सकते हो आप 6I2 -4I3 = -27, इक्वेशन नंबर 2। ऐसे ही ऊपर वाला लूप ले लो, यहाँ से एक इक्वेशन निकलेगी, टेकिंग लूप DCFED, कैसे ले लें इस बार, क्लॉक ले लें, क्लॉक ले लीजिए आप, मर्जी आपकी, चाहे जैसा ले सकते हैं, ऐसे ले लिया आपने क्लॉकवाइज। अब इस सोर्स ऑफ EMF में देखो कैसे चल रहे हो, जब रास्ते पे अपने चूजन पाथ पे चलोगे तो हायर से लोअर जा रहे हो, हायर से लोअर जाने में सेल्फ में आप कैसा लेते थे, नेगेटिव लेते थे उसको, यानी क्या हो जाएगा -24 वोल्ट। इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप देखो, करंट ऐसे आ रही है बेटा, I1 ऐसे आ रही है, आप ऐसे चल रहे हो, करंट चूजन पाथ के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब क्या, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 2I1, और क्या लोगे प्लस लोगे, क्योंकि करंट के अपोजिट डायरेक्शन में आप पाथ लेके चल रहे थे। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, इसके पास करंट I2 जा रही है, करंट ऐसे जा रही है, हम चूजन पाथ में ऐसे आ रहे हैं, ये ऐसे, यानी कि चूजन पाथ करंट की डायरेक्शन के अपोजिट है, यानी +6I2 प्लस इसमें देखो, अब जब आप इस रास्ते पे आओगे एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो तो पहले लेफ्ट पड़ेगा फिर राइट ना, लोअर से हायर जा रहे हो, लोअर से हायर जाने पे क्या लेते हैं, प्लस लेते हैं, यानी +27। और कुछ बचा, काउंट कर लिया करो, 1 2 3 4 सर्किट एलिमेंट थे, 1 2 3 4 मिल गए, = 0। सॉल्व कर लो इसको, क्या लिख सकते हो, 2I1 + 6I2 -24 + 27 क्या हो जाएगा +3, उधर भेज दो क्या हो जाएगा -3, इक्वेशन नंबर 3। अब देखो तीनों इक्वेशन को एक साथ लिख लो, इक्वेशन 1 वहाँ लिखा ही था, इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हो, देखो 6I2 -4I3 = -27, और एक इक्वेशन ये मिली 2I1 + 6I2 = -3, ये 3 इक्वेशन आपको मिल गई। अब देखिए ये इक्वेशन I1 I2 I3 के टर्म में है, ये इक्वेशन I2 I3 के टर्म में, ये I1 I2 के टर्म में, मतलब कि कोई भी 2 इक्वेशन सेम वेरिएबल्स के टर्म में नहीं है, यानी हमें कुछ एलिमिनेट करना पड़ेगा, कुछ इसमें जुगाड़ करना पड़ेगा। जुगाड़ ढूंढो भाई। अगर इस इक्वेशन को देखा जाए ये I2 I3 के टर्म में है, और ये 2I1 ये है, क्या किया जा सकता है, अगर I1 की वैल्यू देखो, I1 की वैल्यू I2 + I3 है, अगर इस I1 की वैल्यू यहाँ पुट कर दूँ तो I1 एलिमिनेट हो जाएगा, इक्वेशन केवल I2 I3 टर्म में आ जाएगी, और इस इक्वेशन के साथ हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे, ये मान लिया कौन सी थी, सेकंड इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन, पुटिंग, ये सब्स्टिट्यूशन बेटा आपको वहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा, पुटिंग I1 इन इक्वेशन 3, सोच समझ के रखना, आप किसी दूसरे में रख दोगे तब भी आंसर निकल जाएगा, बट थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, ठीक है, सेटिंग बैठ गई तो काम हो सकता है। I1 की वैल्यू थर्ड में इक्वेशन पुट करो बेटा, तो 2 I1 का मतलब क्या, I2 + I3 + 6I2 = -3, सॉल्व करो इसको, 2I2 + 6I2 8I2 + 2I3 = -3, इक्वेशन नंबर 4। अब देखो इक्वेशन 4 और इक्वेशन 2 को देखा जाए तो काम शायद बन सकता है, 6I2 4I3 I2 I3 इक्वेशन हमारा बन रहा है। तो टेकिंग इक्वेशन कौन सा, इक्वेशन 2 and 4, और चलो सॉल्व किया जाए भाई, 2 and 4 लेके देखो क्या मिलता है। इक्वेशन 2 क्या है आपका, 6I2 -4I3 = -27, और फोर्थ इक्वेशन निकाली हमने 8I2 + 2I3 -3, ठीक। अब अगर देखो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 4I2 हो जाएगा, 4I3 हमारा काम बन जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 8 2 16I2, 2 2 4I3, 3 2 6 -6 आ गया, ऐड कर दो, सिंबल लिखने की जरूरत नहीं, कट गया, 16 + 6 कितना आया 22I2
इट इज़ इक्वल्स टू -27 -33, तो I2 की वैल्यू क्या आ गई -33/22, 11 3 ज़ा 30, 11 2 ज़ा 22, 3/2 आया, यानी कि 2 1 ज़ा 2, पॉइंट बढ़ाया 0 बढ़ाया 1.5 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है, ये -5 1.5 आ रहा है। आप ध्यान दो I2 करंट कैसी थी, I2 आपने पॉजिटिव की तरफ भेजी थी, जबकि आपको पता है कि करंट हमेशा पॉजिटिव सेल से बाहर निकलती है। तो मैंने आपसे कहा था अगर नेगेटिव आ रही है तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। नेगेटिव करंट आने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपने जो अपनी करंट की डायरेक्शन सवाल में यूज़ की है वो एग्जैक्ट करंट के बिल्कुल अपोजिट है, यानी I2 इधर ना जाके किधर होनी चाहिए, इस तरफ होनी चाहिए। सही करना नहीं है आपको सवाल में तो जो करंट दी जाएगी आपको वैसे ही करना है। अगर मान लो आप नहीं दिया गया था करंट और गलत भी बना देते तब भी I2 की वैल्यू निगेटिव ही आती, ठीक। तो I2 की वैल्यू क्या होगी बेटा 1.5 विद माइनस, मतलब करंट किधर होनी चाहिए, इस तरफ होनी चाहिए। तो एक करंट तो हो गई। अब इसके बाद काम आसान हो जाता है, किसी एक इक्वेशन में रख दोगे वैल्यू I2 की तो I3 निकल जाएगी। देखो जैसे 1 आ गया, इसी में रख दो -6 × 3/2 -4 I3 इज इक्वल्स टू माइनस दिस 2 3 ज़ा 6 -9 -4 I3 इज इक्वल्स टू -27 -9 + 27 इज इक्वल्स टू 4 I3। 27 में से 9 माइनस करो, 7 2 9, कितना बचेगा 18। आंसर सही आ रहा है, गलत तो नहीं आ रहा भाई, नो चलो चेक करते हैं। हाँ तो ये हो गया 27, 7 उधर गया 20 और 2 और गया, तो आ गया 18 इज इक्वल्स टू 4 I3। तो I3 इज इक्वल्स टू क्या है भाई 18/4, कुछ कटेगा ये 4 4 ज़ा 16, 0.2 कैरी 4.5 एम्पियर, ठीक है। I3 की वैल्यू 4.5 एम्पियर आ गई, यानी कि ये जो करंट है ये कितनी निकल के आई आपकी 4.5 एम्पियर। I2 की वैल्यू -1.5 एम्पियर आ गई। अब किसी एक की वैल्यू I3 I2 की वैल्यू इसमें पुट कर दो, I1 निकल जाएगी, वो भी निकाल दें। देखो I1 की वैल्यू अगर सॉल्व करें I2 + I3, I2 कितना निकाला आपने -3/2, दिस इज I2, प्लस I3 कितना निकाला 4.5, या इसको ऐसे लिख लो 2 9 ज़ा 18 और 2 2 ज़ा 4, 9/2 ऐसे लिख लो, ज़्यादा आसान हो जाएगा सॉल्व करने में। तो ये क्या हो जाएगा देखो -3 + 9 यानी क्या +6/2, यानी कि कितना आ गया 3 एम्पियर। यानी I1 की वैल्यू 3 एम्पियर आई, I2 की वैल्यू -1.5 एम्पियर आई, और I3 की वैल्यू +4.5 एम्पियर, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन इसमें मिलेंगे आपको। ये तो अभी तक केवल देखो 2 सेल्स का हमने ले लिया था, ठीक है। एक थोड़ा सा NCERT का क्वेश्चन है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, मैं उसको भी करा देता हूँ आपको, उसको भी देख लो कैसे करते हैं। NCERT में जो एग्जाम्पलर दिया गया है, ठीक है, कंप्लीट कर लो इसको। अब पूछा क्या है, फाइंड द करंट इन ईच ब्रांच। पहले क्वेश्चन आराम से देख लो, फाइंड द करंट इन ईच ब्रांच। जितने भी ब्रांचेज हैं हर एक ब्रांच में आपको करंट की वैल्यू बतानी है, ठीक है। नाम ले लिया जाए, पहले लिख लें, A, कहीं से भी आप शुरू कर सकते हैं, B C, ये D ले लिया, E ले लिया, बात खत्म। हर एक ब्रांच का मतलब इस ब्रांच में मतलब BC AC AE BE BA, ये CD ED, जितनी आपको ब्रांचेस दिख रही हर एक ब्रांच की करंट बतानी है। तो करंट का डिवीजन पहले उसमें सीख लेना, सवाल बढ़िया है, एक नया तरीके से करंट का डिवीजन आपको सिखाएंगे। अभी तक I1 I2 I3 I4 चाहे जितना भेज रहे थे, जैसे मान लो आपको कहीं 3 करंट की तो 3 ब्रांचेस हैं, तो आप 2 तरीके होते ना, या तो एक I1 भेज देते थे, दूसरी वाली में दूसरी वाली में I2 भेज देते, तीसरी वाली में क्या भेजते थे I1 - I2, यही करते थे। एक तरीका और भी था कि I1 I2 I3 भेज देते, लेकिन जितना ज़्यादा वेरिएबल्स आप लेंगे, जैसे I1 I2 I3 I4, आपको उतनी इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी, तभी तो सॉल्व करोगे I1 I2 I3 की वैल्यू। तो कोशिश क्या करो कम से कम वेरिएबल लेने की, ठीक है। अब जैसे इसमें मान लो सबसे बड़ी सेल कौन सी 10 वोल्ट है, यहीं से करंट का डिवीजन शुरू करते हैं। चलो मान लो यहाँ से करंट हमने निकाली बेटा I1 अमाउंट की करंट +10 से चली, इस पॉइंट B तक आने के बाद करंट डिवाइड होगी। मान लो ऊपर वाली ब्रांच में करंट चली गई I2, तो नीचे वाले में या तो I3 भेज दो, एक तरीका ये है, या हम क्या करते हैं कि नीचे वाली ब्रांच में हम भेजते हैं I1 में से I2 माइनस हो गई, जो बची वो हो जाएगी। देखो I1 चली थी, ठीक, उसमें से I2 इधर चली गई, तो I1 में से I2 माइनस हो गई, जो बचेगी वही तो इधर आएगी।
10 एम्पियर थी, 3 एम्पियर इधर चली गई तो इधर कितना जाएगा 7 एम्पियर। कैसे पता चलेगा 10-3 करोगे तब, ठीक। तो इधर से I1 निकली, इधर I2 चली गई, तो नीचे वाली ब्रांच में कितनी गई, I1 में से I2 माइनस करने के बाद जो बची वो नीचे आ गई। अच्छा, अगर पॉजिटिव से I1 आ रही तो भाई इसके निगेटिव पर कितनी करंट आएगी, I1। यहाँ पे इसको कोई दिक्कत नहीं है, ये श्योर हो गया। इधर आ जाओ, 5 वोल्ट है, ये भी तो एक सेल है। अब देखो I1 I2 दो वेरिएबल तुमने यूज़ कर लिया। मान लो इसके पॉजिटिव से कितनी करंट चल रही है, I3, तो इसके नेगेटिव पर कितनी करंट आएगी, I3। बात खत्म। इस जंक्शन पर आओ, C पर देखो जंक्शन बन रहा है कि नहीं, 1 2 3 करंट आपस में मिलने वाली। देखो I2 पहुंची है C पर, I3 पहुंची है C पर, तो ये दोनों एंटरिंग करंट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, लीविंग करंट। ये दोनों मिलेंगी और आपस में जुड़ के किधर आएंगी, नीचे की तरफ। यानी नीचे 2 ओम में अगर बात करूं तो कितनी करंट जाएगी, इस वायर में जाएगी करंट बेटा I2 प्लस I3, है ना। इधर से I2 आई, इधर से I3 आई, जंक्शन को लगाओ, सम ऑफ एंटरिंग करंट विल बी इक्वल टू लीविंग करंट। तो एंटरिंग करंट I2 I3 होगी, दोनों मिलके क्या हो गई, नीचे वाली ब्रांच 2 में करंट आ गई I2 प्लस I3। इधर देखो I1 माइनस I2 यहाँ तक आ रही थी। अब चूंकि इससे पॉजिटिव से I3 निकाला था तो निगेटिव पर I3 देना था, तो यहाँ पर जंक्शन रूल लगाओ जरा। इस जंक्शन पर कौन कौन सी करंट आ रही है, I1 माइनस I2 आ रही है, उसमें से I3 इधर चली गई, तो जो बचेगी वो इधर जाएगी। ये तो का देखो, इधर से I1 माइनस I2 आई, इसमें से ये इधर चली गई, I1 माइनस I2 में से I3 इधर चली गई, यानी कि इस वाली ब्रांच में कितनी जाएगी, देखो I1 माइनस I2 आई, उसमें से I3 माइनस हो गई, यही तो हुआ। तो I1 माइनस I2 आ रही थी, उसमें से I3 इधर चली गई, तो जो बचेगी वो किधर जाएगी, ऊपर जाएगी। अब देखो तुम्हारी करंट का एनालिसिस सही है कि नहीं, चेक भी कर सकते हो। इस पॉइंट ए पर देखो, इस पॉइंट ए पर कौन कौन सी करंट आ रही है, एक तो I2 प्लस I3 आ रही है, एक I1 माइनस I2 माइनस I3 जा रही है। देखो एट ए, चेक करने का तरीका देखो, एट जंक्शन ए कौन कौन सी करंट एंटर हो रही है, एंटरिंग करंट कौन कौन सी है, एक तो I2 प्लस I3 ऊपर से नीचे आ रही है, और एक I1 माइनस I2 माइनस I3 ऊपर जा रही है। माइनस I1 सॉरी माइनस I2 प्लस I3 कट गया, ये था I2 प्लस I3 ऊपर से आई, नीचे से I1 माइनस I3 ऊपर चली गई, I2 कट गया, I3 कट गया, क्या बचा I1 बचा। तो I1 जाएगी कहाँ पे, अंदर चली गई, और सेल के पॉजिटिव से तुमने I1 लिया था तो I1 कहाँ अपने आप अंदर चली गई। यानी सर्किट अगर पूरी सही है तो आपकी कहीं कन्फ्यूजन नहीं आएगी सवाल में। फिर बता रहा हूँ, यहाँ से I1 निकली, ऊपर I2 भेज दिया, तो नीचे क्या है I1 माइनस I2, यहाँ तक आ गए, ठीक। ये भी सेल है, यहाँ से I3 निकल रही थी तो नेगेटिव पर भी I3 दिया, इस पॉइंट पर जाके I2 I3 मिलके क्या हो गया I2 प्लस I3। इस पॉइंट पे I1 माइनस I2 में से I3 माइनस हो गई, इधर चली गई, तो ऊपर क्या जाएगी I1 माइनस I2 माइनस I3, ये ऊपर चली गई। इस जंक्शन से I2 प्लस I3 माइनस I2 माइनस I3 कट गए, I1 बचा, I1 इधर चली गई, ठीक। ये आपका जंक्शन बना, इतने तो जंक्शन आपके बने थे, आपने करंट का डिवीजन सेट कर लिया, ठीक। अब आपको हर ब्रांच में करंट निकालनी, मतलब I1 I2 I3 की वैल्यू निभाई। इस ब्रांच में कौन सी करंट जा रही है I3, इस ब्रांच में कौन सी जा रही है I2, इस ब्रांच में कौन सी है I1, इस ब्रांच में कौन सी I2 प्लस I3। मतलब हर हाल में आपको I1 I2 I3 की वैल्यू निकालनी होगी। आप इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, वैल्यू अपने आप आ जाएगी। तो अब मैं इसको पूरा सॉल्व नहीं करूँगा, मैं केवल इक्वेशंस बनाऊँगा, उसके बाद आपकी क्लास 9 की मैथमेटिक्स है वो अपने आप से करेंगे। चलो पहले इक्वेशन बनाया जाए भाई, तो लूप लेना पड़ेगा। अब इसमें कितने लूप लेने पड़ेंगे, कम से कम कितने लूप लेने पड़ेंगे कि सारे एलिमेंट आ जाएं, 1 2 3 इतने लेने पड़ेंगे, या 1 2 बीच वाला छूट रहा है तो बीच के लिए एक ले लो, 3, मतलब किसी भी कीमत पे 3 से कम लूप लेने पे काम नहीं चलेगा। अब ऐसे भी जान लो कि किसी भी सर्किट में जितने वेरिएबल होंगे उससे एक ज़्यादा लूप लेना पड़ेगा, उससे एक ज़्यादा इक्वेशन लेनी पड़ेगी। जैसे 3 वेरिएबल है तो आपको 4 इक्वेशन लेनी पड़ेगी, तभी वो एलिमिनेट होंगे। 3 इक्वेशन में 3 वेरिएबल में 3 इक्वेशन से आप वैल्यूज को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो 3 वेरिएबल्स के लिए 4 इक्वेशन बनानी पड़ेगी, तो 4 लूप लेना पड़ेगा तभी बनेगा। और चलो लें, टेकिंग लूप, पहले ये वाला ले लेते हैं, ऊपर वाला ऐसे चला जाए, ये ऐसे चलेंगे, ठीक है। कैसी डायरेक्शन, ये क्लॉकवाइज है ना, घड़ी की सुई की डायरेक्शन चल रहा हूँ, क्लॉकवाइज। चलो टेकिंग लूप A B C A, कोई सोर्स ऑफ ईएमएफ है ये। अब देखो अगर क्लॉकवाइज चलोगे तो लोअर से हायर जाओगे, यानी क्या 10 वोल्ट। इधर आ जाओ, करंट की डायरेक्शन में पाथ चल रहा है, मैं जल्दी करूँगा क्योंकि ये अब डायरेक्शन आपको सिखा चुका हूँ।
करंट की डायरेक्शन में आपका पाथ है यानी क्या -4I2। यहाँ देखो करंट की डायरेक्शन में पाथ है यानी -2, और करंट कितनी यहाँ से बेटा I2 + I3। ठीक, यहाँ बताओ, यहाँ पे देखो करंट की डायरेक्शन ऐसी है, आपका पाथ भी ऐसे आ रहा है यानी क्या माइनस, इसका रेजिस्टेंस 1 और इसकी करंट कितनी है I1। 1 2 3 4 सर्किट एलिमेंट से 1 2 3 4 हो गया। इट इज इक्वल टू 0 अरेंज कर लो। 10 को उधर भेजना है, ये याद रखना। -4I2 -2I2 कितना आएगा -6I2 -2I3 -I1 इज इक्वल टू 10, उधर क्या क्या -10, सब में माइनस से डिवाइड कर दो तो इक्वेशन क्या हो जाएगी +6I2 प्लस दिस प्लस इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन बनी आपकी। ठीक, अब देखो इसमें I1 I2 I3 तीनों आ रहे हैं। ठीक है, दूसरा लूप लो, टेकिंग लूप, ये वाला लूप ले ले। आपकी चाहो तो एंटी क्लॉक चलने, मर्जी तुम्हारी, चाहे जैसे चलो, एंटी क्लॉक चले चलो तुम उल्टा। तो A से चलेंगे B पर, फिर E पर आएंगे, फिर घूम के A पर आएंगे, ABEA, ये नीचे वाला लूप ले रहा हूँ। ठीक, सोर्स ऑफ ईएमएफ देखो ऐसे चलोगे एंटी क्लॉकवाइज तो लोअर से हायर चलोगे यानी क्या 10 वोल्ट। इसमें देखो लूप भी ऐसे चल रहा है, करंट भी नीचे आ रही है, लूप में भी नीचे आ रही है यानी क्या -4 लेना पड़ेगा। और करंट कितनी पास हो रही है इससे भाई I1 -I2। इससे बात करो, अब इसमें करंट किधर जा रही है ऊपर की तरफ, हमारा लूप भी ऊपर चल रहा है यानी क्या -2, और करंट कितनी इससे पास हो रही है I1 -I2 -I3। एक ये रेजिस्टेंस बच रहा है, ऊपर की तरफ चलोगे तो लूप भी ऐसे चल रहा है, करंट भी ऐसे चल रही है, यानी सेम डायरेक्शन में, यानी क्या -I1। ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4 7 सर्किट एलिमेंट थे, पूरे हो गए। इट इक्वल्स टू 0। थोड़ा सा अरेंज करो इसको, फिर से -10 को उधर भेजना, याद रखना। इस बार लिख लिया था ना क्योंकि बड़ा है, -4I1 प्लस 4I2 -2I1 माइनस माइनस प्लस 2I2 माइनस माइनस प्लस 2I3 -I1 इट इज इक्वल्स टू 10 को उधर भेजा -10 हो गया। सॉल्व करो, -4I1 -2I1 -6I1 -1 -4 -2 माइनस दिस, ये चेक कर लो भाई इसे गलत तो नहीं की। ठीक है, इतना यार। तो -4 -2 -6 माइनस यानी -7I1 4I2 2I2 6I2 प्लस 6I2 क्या बचा इसमें प्लस 2I3 बचा आपका। इट इज़ इक्वल्स टू वॉट -10, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 7I1 -6I2 -2I3 की इक्वेशन ये बनी। फिर चलिए एक लूप ये वाला बड़ा वाला इधर मिल जाए, काम खत्म हो जाए। टेकिंग लूप कौन सा ले लिया जाए भाई, अब कि ऐसे चलते चले, ये ऐसे चलने, अभी भी क्लॉकवाइज ही चल रहा हूँ। ठीक है, ऐसी करंट इसलिए बना रहा हूँ जिससे वो आसान हो जाए पहचानना हमको। अगर ऐसे चलोगे बेटा टेकिंग लूप सी, कैसे चलना है ऐसे ना, C D E C, यानी अभी भी क्लॉकवाइज ही चल रहे हो। तो इस वाले लूप पे देखो कैसे आओ, क्लॉकवाइज चलोगे तो हायर से लोअर यानी क्या -5, इसमें कुछ लगा ही नहीं था। इसमें देखो इस तरह से हम लूप में चल रहे हैं, यानी देखो करंट लूप की डायरेक्शन में है, करंट लूप की डायरेक्शन में यानी -2, और कितनी करंट इससे पास हो रही थी ये वाली I1 -I2 -I3। फिर इसमें देखो करंट ऐसे आ रही है, हम ऊपर चल रहे हैं यानी अपोजिट टू द चूजन पाथ आपकी करंट, यानी प्लस लेना पड़ेगा इधर के पोटेंशियल डिफरेंस को +2, और करंट कौन सी पास हो रही है इससे भाई I2 + I3, ये सब किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा। इसमें देखो एक सर्किट एलिमेंट, दो सर्किट एलिमेंट, तीन सर्किट एलिमेंट, 1 2 3 सारे सर्किट एलिमेंट कवर हो गए। -5 को उधर भेजना, याद रखना, -2I1 प्लस 2I2 माइनस माइनस प्लस 2I3 प्लस 2I2 प्लस 2I3 इट इज़ इक्वल्स टू +5। अरेंज करो, -2I1 और कहीं I1 नहीं है, यानी -2I1 प्लस 2I2 प्लस 2I2 दैट इज़ प्लस 4I2 प्लस 2I3 प्लस 2I3 दैट इज़ 4I3 इज इक्वल्स टू 5। डन, एक माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, पहला वाला टर्म, मेरी आदत हो गई है, मेरी आदत हो गई है पहले वाले टर्म को पॉजिटिव रखने की, आप नहीं भी करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो 3 इक्वेशन मिल गई आपको।
अब अगर ध्यान से देखो तीनों इक्वेशन में तो I1 I2 I3 I1 I2 I3 सब में I1 I2 I3 आ रहा। अब इस सवाल में अच्छी बात यह कि अगर किसी दो इक्वेशन को आप ध्यान से देखोगे ना तो वो कट जाएंगी। अगर आप दो इक्वेशन को देखोगे तो कट जाएगा, अदरवाइज कटती नहीं है। इस इक्वेशन में किस्मत वाले हम लोग हैं कि हमको तीन ही इक्वेशन से सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे, अगर फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को ध्यान देखो, एडिंग 1 and 2, एडिंग, अभी दिमाग की बात है कि आपके दिमाग में स्ट्राइक हो जाएगी नहीं। अगर बेटा फर्स्ट और सेकंड को ऐड करो, देखो यहाँ प्लस 6I2 है या माइनस 6I2 कट जाएगी, इक्वेशन I1 I3 की टर्म बढ़ जाएगी। ज़रा ऐड करो, चलो देखो, जब इन दोनों को ऐड करोगे, लिख दे एक बार, 6I2 ऐसे लिखो यार, I1 प्लस 6I2 प्लस 2I3 इज इक्वल्स टू 10। यही था इक्वेशन नंबर 1, I1 प्लस 6I2 प्लस 2I3 इज इक्वल्स टू 10। सेकेंड इक्वेशन क्या थी, 7I1 माइनस 6I2, अरे बाप रे कितनी अच्छी किस्मत है आपकी, माइनस 2I3 इज इक्वल्स टू 10। अब अगर ध्यान तो क्या दो चीज़ें कट जा रही हैं, ऐड करने पे प्लस 6I2 माइनस 6I2 प्लस 2I3 माइनस 2I3 कट गया। 7 प्लस I1 कितना हो जाएगा बेटा, 8I1 इज इक्वल्स टू 20। तो I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20/8। 4 5 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 पॉइंट, यानी कितना आएगा 2.5 एम्पियर की करंट आई, यानी I1 की वैल्यू आ गई कितना, 2.5 एम्पियर। तो यानी इस पूरी ब्रांच में कितनी करंट पास होगी, 2.5 एम्पियर पास होगी। एक करंट आपको मिल गई, ठीक है, 2.5 एम्पियर करंट आ रही, एक करंट आपको मिली। अब अगर आप देखो एक करंट ये I1 मिल गई, अब I1 की वैल्यू किसी इक्वेशन, देखो थर्ड इक्वेशन में I1 की वैल्यू पुट कर दोगे अगर, तो ये इक्वेशन I2 I3 की टर्म बचेगी, और सेकंड इक्वेशन में भी I1 की वैल्यू रख दोगे तो भी I2 I3 की टर्म बचेगी। तो हमारा काम हो जाएगा। पुटिंग I1 इज इक्वल्स टू 5/2 इन, और तो कोई तरीका नहीं हो सकता। देखो जंक्शन रूल वगैरह कहीं लग रहा है, I2 बराबर I2, जंक्शन रूल भी कहीं नहीं दिख रहा है। यही करना पड़ेगा, I1 की वैल्यू 5/2 यानी 2.5 रखनी पड़ेगी, कहीं भी रखो उसके बाद सॉल्व करो। 5/2 इन इक्वेशन, 2.5 इन इक्वेशंस, कोई और तरीका नहीं बेटा। 2 and 3 में या 1 and 2 में किसी में भी I1 की वैल्यू पुट कर दोगे तो I2 I3 की वैल्यू, ये इक्वेशन I2 I3 टर्म बचेगी, ये इक्वेशन I2 I3 टर्म बचेगी, ये भी इक्वेशन I2 I3 टर्म बचेगी, ठीक है। अब जैसे थर्ड इक्वेशन रखो अगर, तो 2 इंटू I1 की वैल्यू कितनी बेटा, 5/2 माइनस 4I2 माइनस 4I3 इज इक्वल्स टू माइनस 5, 2 से 2 कट गया, 5 उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी माइनस 4I2 माइनस 4I3 माइनस 5, और ये माइनस 5 कितना हो जाएगा, माइनस 10। सब में माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और सॉल्व करना तो 2 से डिवाइड भी कर दो, तो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, कहानी और आसान हो गई। यानी ये इक्वेशन हमारी ये बन गई। थर्ड में अगर आपने वैल्यू पुट कर दी तो सेकंड इक्वेशन में भी ऐसे पुट कर सकते हो या इसमें भी ऐसे पुट कर सकते हो। फर्स्ट इक्वेशन पुट करोगे अगर, ऐसे लिखो, थर्ड एंड फर्स्ट, एक ऑरेंज में लिख दो। इसमें देखो 6I2 प्लस 2I3 प्लस I1 की वैल्यू कितनी है भाई, 2.5 है, 2.5 उधर जाके क्या हो जाएगा, 10 माइनस 2.5, 7.5 के करीब बचेगा इधर, है ना, 7.5। आई थिंक अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 2I2 प्लस 2I3 इज इक्वल्स टू 5, 6I2 प्लस 2I3 इज इक्वल 7.5, 6I2 प्लस 2I3, 6I2 प्लस 2I3 इज इक्वल्स टू 7.5, ये आया था। अब इन इक्वेशन को देखो आराम से माइनस कर दो, काम खत्म हो जाएगा, ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस 4I2 इज इक्वल्स टू माइनस 2.5 आएगा, 5 1 6 1 7 7.5, ठीक है, 2.5 आएगा, माइनस से माइनस कट गया, इम्प्लाइज दैट I2 इज इक्वल्स टू 2.5 अपॉन 4 आ गया। अब इसको सॉल्व करना है, आपकी जिम्मेदारी को सॉल्व करना, ठीक है, जैसे सॉल्व कर पाओगे। अब इसको चाहो 10 से मल्टीप्लाई करके अपना निकाल देना। ये 4, 2.5/4 है, यानी क्या हो जाएगा, 25/40। अब इसको सॉल्व करना, ठीक है।
एक I2 ये आ गया, I2 की वैल्यू किसी इक्वेशन में पुट करके आप I3 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसको मैं आगे नहीं बढ़ा रहा हूँ। खैर, तो एक तरीका है क्वेश्चन लगाने का। बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन बोर्ड में नहीं पूछा गया आज तक, लेकिन एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में दिया गया है, तो सवाल बनता है। ठीक है, अच्छा सवाल है। अच्छा, इसके बाद किरचॉफ लॉ पे एक टाइप का और सवाल है, वो टाइप भी डिस्कस कर लें। इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो मैं रब कर दूं इसको। ठीक, एक टाइप का और क्वेश्चन है, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के लिए पूछता है कि बताइए पोटेंशियल डिफरेंस किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में कितना होगा। और यकीन मानिए बहुत आसान स्टेप होता है, लेकिन आप कभी उस स्टेप को उस तरह से फॉलो नहीं करते, इसलिए आप लगा नहीं पाते उस क्वेश्चन को। जैसे मैं मान लो एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, बोर्ड में दिया गया क्वेश्चन है आपका, अब इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट सुनना है। स्टेटमेंट बड़ी मज़ेदार है, इसमें लिखने का तरीका देखो कैसा है क्वेश्चन का। 2 वोल्ट 2 ओम, 1 वोल्ट 1 ओम, 3 वोल्ट 3 ओम, 3 वोल्ट 3 ओम, और यहाँ अगेन आपका बेटा 1 वोल्ट 1 ओम है। 1 वोल्ट 1 ओम, बीच में एक ऐसा रेजिस्टेंस बनाया गया है 2 ओम का, ए बी सी एंड डी ऐसे दिए गए हैं। ठीक है, 2 1 3 1 ऐसा दिया गया। पूछा गया है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड सी। ए और सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपसे पूछा गया है। तो देखो इस क्वेश्चन लगाने के तरीके बहुत सारे हैं, बहुत तरीके हैं। ठीक है, बट एक मेथड बता दे रहा हूँ, उस मेथड को लगाइएगा, चीज़ें आसानी से निकल जाएंगी। अब उस तरह से आप यहाँ का पोटेंशियल निकालो, फिर यहाँ पोटेंशियल निकालो, फिर माइनस करो VA माइनस BC, तब निकलेगा। अदरवाइज एक सिंपल सा तरीका है, इधर देखो, मान लो ऐसे आपको कोई पाथ दिया गया बेटा AB, यहाँ लिखा गया हो 5 वोल्ट, ये लिखा गया हो 2 ओम, ये 6 वोल्ट लिखा गया हो, 3 ओम लिखा गया हो, और ऐसे करंट बना के दे दी जाए, कही जाए 2 एम्पियर। पूछा जाए फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, यानी कुल मिला के ही तो पूछा जा रहा है, VA माइनस VB ही तो पूछा गया है। ठीक है, तो जैसे आप अभी तक सॉल्व करते आए हैं ना किरचॉफ्स लॉ को, वैसे इसको भी सॉल्व कर लिया करो। ये मैं इस तरीके के सवाल आपको बोर्ड में नहीं मिलेंगे, इस तरीके के सवाल आपको नहीं आते हैं। सवाल ऐसे आएंगे, बट ऐसे सवाल लगाने का तरीका बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करोगे, अभी उसको अप्लाई करके सिखा रहा हूँ। सिंपल सा पहले एक पाथ चूज़ कर लो, चाहे करंट कैसी भी दी गई, चाहे ऐसा पाथ चूज़ कर लो, चाहे ऐसा। मान लो मैं करंट के अपोजिट डायरेक्शन का ये चूज़ कर रहा हूँ पाथ अपना। ऊपर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? मान लीजिए मैंने ऊपर एक डायरेक्शन की, पर्टिकुलर डायरेक्शन की पाथ चूज़ कर ली कि मैं ऐसे चलूँगा। अब जो किरचॉफ्स लॉ बताया यहाँ शुरू कर दो। यहाँ का पोटेंशियल मान लो कितना है, VA है, लिख लिया ऐसे। इसके बाद यहाँ पर करंट आ रही ना। अब अगर करंट आपके चूजन पाथ के अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है तो आप पॉजिटिव लेते थे, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट चल रहे हो तो नेगेटिव लेते थे, अगर लोअर से हायर चल रहे हो तो पॉजिटिव, हायर से लोअर चल रहे हो तो ये तो करते थे। पाथ जब ऐसा यूज़ कर रहे हो तो पहले हायर पोटेंशियल जाओगे, फिर लोअर, यानी हायर से लोअर जा रहे हो, मतलब यहाँ का पोटेंशियल क्या बेटा, -5। यहाँ का पोटेंशियल एज इट इज लिखो, जिस पॉइंट चलना शुरू किया, VA का VA लिखा। इसके बाद जब ऐसे अपने पाथ आपने ऐसे चूज़ किए तो आप ऐसे चलोगे, ऐसे चलोगे तो हायर से लोअर चलने पे नेगेटिव लेते तो -5। यहाँ देखो करंट कौन सी आ रही, 2 एम्पियर की करंट इससे भी पास होगी ऐसे, ये करंट 2 एम्पियर दी गई, ऐसे पास हो रही होगी करंट। तो भैया पाथ आपका ऐसा है, करंट ऐसे आ रही है, यानी अपोजिट टू द पाथ चल रहे हो, यानी क्या, +2 ओम इंटू 2 एम्पियर, यानी 2 इंटू 2 यानी कितना बेटा, डायरेक्ट लिखे 4 आ गया। यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, 2 2 = 4, V = I × R। पॉजिटिव इसलिए ले क्योंकि पाथ के अपोजिट डायरेक्शन में करंट है। यहाँ आ जाओ, पाथ ऐसा चल रहा है तो लोअर से हायर चल रहे हो, यानी ये भी क्या होगा, +6। यहाँ आ जाओ, यहाँ पे करंट ऐसे पास हो रही है, पाथ हमारा ऐसे, यानी अपोजिट टू द पाथ चल रहे हो, यानी क्या, +3 2 = 6। ठीक, यहाँ तक पहुँचे। अच्छा, यहाँ से तुम चलना शुरू किए हो तो मान लो तुम्हारे हाथ में एक बकेट है, उस बकेट में पानी भरा हुआ है, तुमने कुछ पानी यहाँ पे ड्रॉप किया, कुछ पानी पलट दिया,
फिर कुछ यहाँ पलटा पानी। ड्रॉप का मतलब क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप का मतलब क्या है कि जो पोटेंशियल था उसका ड्रॉप कितना आया, जो करंट चल रही थी कितना कितना बांटा सबको, यही तो है ना। तो भाई यहाँ पे पहले बांटा होगा इतना, फिर कुछ यहाँ बांट दिया इतना, फिर कुछ यहाँ बांट दिया इतना, फिर कुछ यहाँ पोटेंशियल दे दिया इतना, फिर कुछ यहाँ दे दिया इतना। अब जो बचेगा वही तो लेके यहाँ तक पहुँचेगा, यानी कि ये सब बटने के बाद जो बचेगा वो क्या होगा, पोटेंशियल एट बी। फिर से सीख लो, एक बकेट है तुम्हारे पास, तुमने यहाँ से पाथ चूज़ किया था ना कि मैंने यहाँ से पानी बांटना है, तो भाई यहाँ पे कुछ पानी ड्रॉप किया, फिर कुछ यहाँ ड्रॉप किया, कुछ यहाँ ड्रॉप किया, कुछ यहाँ ड्रॉप दिया, कुछ यहाँ ड्रॉप दिया। अब जो बचा वही तो बी पर ले जाओगे, तो वही तो किया गया है। वी ए पर पोटेंशियल इतना, फिर -5 4 6 6 और जो बचा अब बी का पोटेंशियल हो गया। इसको क्या लिख सकते हो, देखो इसको इधर लेके चले आओ, इसको सॉल्व कर लो, चाहे तो एक स्टेप और बढ़ा लो। वी ए 6 6 12 + 4 16 -5 11, यानी वी ए प्लस 11, ये तो बचेगा 6 6 12 4 16 5, 16 में 5 11 बचेगा। इट इज़ इक्वल्स टू वी बी, तो वी बी इधर ले आ जाओ बेटा, वी ए माइनस वी बी बराबर क्या आ गया 11 वोल्ट, और वी ए माइनस वी बी क्या है, डेल्टा वी ही तो है। ठीक है, यही सिंपल स्टेप होता है, तरीका ही। अब इसमें सवाल चाहे जैसे हो जाए, चाहे ऐसे चलो चाहे ऐसे चलो, मर्जी तुम्हारी, कहानी पूरी पलट जाएगी, उल्टा पाथ ले लोगे तो। ठीक, अब ऐसे ही इसमें भी लगाना है आपको। अब इस सवाल में दो चीज़ें टेक्निकल दी गई थी, देखो यहाँ लिखा गया 2 वोल्ट 2 ओम, 1 वोल्ट 1 ओम। ऐसे सवालों का मतलब जान रहे हो क्या है, ये सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस दिया गया क्वेश्चन में, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस दिया गया क्वेश्चन में, लेकिन जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल नहीं है। 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस यानी ईएमएफ है, तो 1 ओम का उसका वो भी है रेजिस्टेंस भी है, और किसके साथ जुड़ा गया है, 2 ओम का रेजिस्टर सर्किट में जुड़ा हुआ है, यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 2 ओम है, और सेल का खुद का रेजिस्टेंस देखो 3 ओम 1 ओम 2 ओम 1 ओम, यानी नेग्लिजिबल नहीं है। तो आप जब करंट निकालेंगे आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस ब्रांच से पास होने वाली करंट फाइंड करनी पड़ेगी। यू हैव टू फाइंड आउट आई थ्रू द ब्रांच, जिस ब्रांच का पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया है, आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा उसमें, ठीक है, सबसे पहले करंट निकालनी पड़ेगी। ठीक, जब आप करंट निकाल लेंगे उसके बाद की कहानी आएगी। तो मैं आपको इसमें करंट नहीं निकलवाऊंगा, क्योंकि किरचॉफ्स लॉ की मदद से आप करंट निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आप इस पूरे सवाल में ये चेक करेंगे कि इसमें करंट कैसे निकलेगी। मैं करंट की वैल्यू डायरेक्ट देख ले रहा हूँ क्या निकली है, और ये कॉन्सेप्ट आपको सिखा दे रहा हूँ, बाकी खेल आप कर लेंगे अपने आप से। करंट की वैल्यू आनी चाहिए आपको निकालने में, -13/125 ऐसे कुछ आ रही थी, एक बार चेक कर लें क्या करंट आ रही थी इसमें। मतलब सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है, अभी तो किरचॉफ सा सिखा ही चुका हूँ आपको मैं। इसमें करंट आ रही है भाई -1/13 एम्पियर। ठीक है, इस ब्रांच में जो करंट जा रही है, अब जो सोल्यूशन देखा मैंने, सोल्यूशन देख के कर दिया है इसको, ठीक है, कि इस पूरी सर्किट में कहीं से I1 कहीं से I2 निकली होगी। इस ब्रांच में जो करंट जा रही है वो कितनी आ रही है, -1/13 एम्पियर, यानी इस ब्रांच की जो करंट है वो है -1/13 एम्पियर। यहाँ तक तुमको पता चल गया, बचा क्या सवाल में, फिर देखो इसके बीच का पोटेंशियल तुमको बताना है। तो यहाँ का पोटेंशियल मान लो क्या है, VA है, पाथ चूज कर लिया भाई ऐसा हमने, फिर यहाँ के बाद यहाँ चले, यहाँ पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, I × R, करंट कितनी पास हो रही है, R ये, अब देखो करंट भी ऊपर जा रही है, हम रास्ता भी ऊपर लेके चल रहे हैं, मतलब माइनस लेना पड़ेगा, यानी VA माइनस ऑफ -1/13 मल्टीप्लाइड बाई 2, यही तो आएगा। VA इसके क्रॉस पोटेंशियल से निगेटिव लोगे, क्योंकि करंट और चूजन पाथ की डायरेक्शन सेम है, तो माइनस करंट की वैल्यू कितनी, -1/13 मल्टीप्लाइड बाई 2। अच्छा, यहाँ का पोटेंशियल अब जो बचा वही तो इसके बराबर होगा, यानी किसके बराबर होगा, VC के बराबर होगा, बात खत्म। VC को इधर लेके जाओ, VA इसको उधर भेज दो, इसको सॉल्व कर सकते हो, माइनस कितना आएगा 2/13, VA -2/13 बाई बराबर क्या, कुछ गलत कर दिया मैंने, माइनस प्लस 2/13 इज इक्वल्स टू VC, तो VA माइनस VC इज इक्वल्स टू वॉट, -2/13, और VC माइनस VA इज इक्वल्स टू वॉट, 2/13। दोनों आंसर, दोनों पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा है, बस अंतर किसका है, चूजन पाथ का है। ठीक है, तो इस तरह से आप पोटेंशियल डिफरेंस किसी दो पॉइंट के बीच का निकाल सकते हैं। ठीक है, वैल्यू कुछ भी आ सकती है इसमें। ठीक, तो दो तरीके के सवाल किरचॉफ लॉ बनते हैं,
कि पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, सिंपल सा सवाल है, इसका मैंने तरीका बता दिया आपको। कुछ क्वेश्चन मैंने इसमें भेजे हुए थे आपको, उन क्वेश्चन को भी आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक। और इन सारी बातों को लगा लीजिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, में व्हीटस्टोन ब्रिज बताएंगे और उसका एप्लीकेशन आपको इसका, ठीक। तब तक इतनी बातों को प्रैक्टिस कर लीजिए। थैंक यू।